तो वकांडा का सारा राजपाट शूरी को देने के बाद ब्लैक पैंथर अपनी खोज में निकल तो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेल्स किचन में डेयरडेविल को हैंड ने पजेस कर लिया होता है, जिससे वो बच तो जाता है लेकिन पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाता और यहाँ वो मदद लेता है ब्लैक पैंथर की। तो डेयरडेविल हेल्स किचन की सारी जिम्मेदारी प्रिंस टिचाला को देकर के अपने आप को रीडिस्कवर करने के लिए निकल पड़ता है। और फिर टिचाला की जर्नी शुरू होती है हेल्स किचन में, जिसमें उसका साथ देता है फॉगी नेल्स और वो फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके डेयरडेविल की जगह लेता है और एज अ विजिलेंट क्राइम से भी लड़ता है, जिसके दौरान उसका पाला पड़ता है लेडी बुल्सआई, हैंड और किंगपिन से, जिसमें उसका साथ देते हैं केज, स्पाइडरमैन और फैल्कन। और वो इस कॉमिक्स के मेन विलन व्लाड को भी हराता है। जिसे लगता है कि डेयरडेविल के जाने के बाद हेल्स किचन पे कब्जा करना बहुत आसान है, लेकिन टिचाला उसके सारे बुरे इरादों को नाकामयाब कर देता है। और ये सब वो अपने कोई कॉम्बैट सूट से नहीं करता, अपनी कॉम्बैट स्किल और माइंड का यूज करके करता है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और देखते रहिए द सिनेमैटिक ओशियन। ब्रायन माइकल बेंडीज ने जो मून नाइट कॉमिक्स लिखी थी वो सबसे ज्यादा क्रेजी प्लॉट लाइन है। तो मार्क अपने शो लेजेंड ऑफ खॉन्शू की सक्सेस पार्टी में होता है, तभी उसे कॉल आता है कैप्टन अमेरिका, वुल्वरीन और स्पाइडरमैन का, जो उसे क्रिमिनल्स की सीक्रेट एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, जिसे रोकने के लिए एज एन एक्स एवेंजर मून नाइट की जरूरत पड़ती है। और उसी लीड को फॉलो करते हुए मून नाइट की लड़ाई होती है मिस्टर हाइड से और उसे एक डेड अल्ट्रॉन का हेड मिलता है, जिसे वो कैप, स्पाइडी और लोगन से डिस्कस करता है। और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है अंडरकवर एवेंजर माया लोपेज यानी कि एको से, जो इस लड़ाई में मून नाइट का साथ देती है और मून नाइट के बारे में बहुत ही वियर्ड चीजें नोटिस करती है। और मून नाइट अपने लिए कैप्टन अमेरिका के शील्ड, स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स और वुल्वरीन की क्लॉज बनाता है और एग्जैक्ट उन्हीं तीनों के स्टाइल में स्टोरी के मेन विलन नेफारिया से लड़ता है, जिसकी लेजर से माया मर जाती है और मार्क पागल हो जाता है और फाइनल फाइट में नेफारिया को हरा देता है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट ये होता है कि एक्चुअल में कैप, स्पाइडी और लोगन इस कहानी में होते ही नहीं है, क्योंकि मार्क इन तीनों से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है और अपने दिमाग में इनकी पर्सनैलिटी बना लेता है। तो इसलिए ये तीनों सिर्फ उसके दिमाग में होते हैं और पूरी स्टोरी में मार्क खुद से ही बातें करता है और कभी कैप्टन अमेरिका, कभी स्पाइडरमैन, तो कभी वुल्वरीन बन के लड़ता है। और ऐसी और भी कॉमिक्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए द सिनेमैटिक ओशियन। वांडा और क्विकसिल्वर की जिंदगी में हाई एवोल्यूशनरी का काफी ज्यादा इंपैक्टफुल रोल रहा है। तो जब नटालिया मैक्सिमॉफ ने वांडा और पिएट्रो यानी कि क्विकसिल्वर को जन्म दिया था, तो उसे डर था कि इन दोनों पे भी उसकी बुरी दुनिया का साया ना पड़ जाए। इसी डर से नतालिया ने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अपने भाई डिजांगो और उसकी वाइफ मारिया को दी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद हाई एवोल्यूशनरी ने उनके जगह पे अटैक कर दिया था और वो दोनों बच्चों को किडनैप करके ले गया था उन पे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। उसी दौरान दोनों बच्चों को बचाते बचाते नतालिया मैक्सिमॉफ की हाई एवोल्यूशनरी से लड़ाई होती है और इस दौरान वो अपनी जान गंवा बैठती है और हाई एवोल्यूशनरी वांडा मैक्सिमॉफ और क्विकसिल्वर को जेनोमिक अल्टरेशन के थ्रू एक म्यूटेंट बना देता है। और इसी दौरान वांडा के अंदर माउंट वुंडागोर की सारी एनर्जी और मिस्टिकल पावर्स आ जाती है, जिसकी वजह से वो डीमन गॉड कथान से कनेक्ट हो जाती है। हालांकि बाद में हाई एवोल्यूशनरी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दोनों बच्चों की कस्टडी वापस डिजांगो को दे देता है, लेकिन सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका होता है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और देखते रहिए द सिनेमैटिक ओशियन। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं हाई एवोल्यूशनरी के बारे में। हाई एवोल्यूशनरी का असली नाम है हार्बर्ट एडगर्ड वैंडम। हाई एवोल्यूशनरी काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड था ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में जानने के लिए और फाइनली एक दिन काफी लंबी स्ट्रगल के बाद उसे एक ब्लूप्रिंट मिल भी जाता है, जिसका इस्तेमाल करके वो एनिमल्स को ह्यूमन इंटेलेक्चुअल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और वो अपना बेस बनाता है माउंट वुंडागोर में, जो हमें मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में भी देखने को मिला था। लेकिन वुंडागोर पहले से ही जगह थी डीमन गॉड खातान पता नहीं है कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जो कि वहाँ पे हजारों सालों से कैद होता है। लेकिन हाई एवोल्यूशनरी को हमेशा से डर होता है कि कभी ना कभी डीमन गॉड वापस आ सकता है, इसलिए वो अपनी एक आर्मी तैयार करता है जिन्हें वो स्पेशल वेपन्स भी देता है और उन्हें बुलाता है वो नाइट्स ऑफ द वुंडागोर। और वुंडागोर माउंटेन्स में हाई एवोल्यूशनरी काफी लंबे टाइम तक राज करता है। अब देखना यह है कि जेम्स गन ने हाई एवोल्यूशनरी की ओरिजिन स्टोरी को किस तरह से प्रेजेंट किया होगा, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी की स्टोरी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी तक सीमित नहीं, इसके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहे थॉर के साथ, वांडा और क्विकसिल्वर के साथ और एडम वॉरलॉक के साथ, जिसके बारे में हम सबको पता ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर सब्सक्राइब द चैनल और देखते रहिए द सिनेमैटिक ओशियन। क्या तुम्हें पता है कि कॉमिक्स की दुनिया में आयरन मैन टोटल कितनी बार मरा? 10 बार, जिसमें से कुछ डेथ रियल थी और कुछ आयरन मैन ने फेक करी थी अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए। और इन सब में से सबसे ज्यादा ब्रूटल डेथ हुई थी इन्फिनिटी गॉन्ट्रैक्ट कॉमिक्स में, जिसपे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम बेस्ड है। हालांकि एंड गेम में जो ऑनरेबल डेथ आयरन मैन को मिली है, कॉमिक्स में वो इतनी ऑनरेबल नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा ब्रूटल डेथ है। तो इन्फिनिटी गॉन्ट्रैक्ट कॉमिक्स में थैनोस की एक प्रेमिका होती है टेरेक्सिया, जिसे वो खुद बनाता है और बहुत ही खतरनाक लड़ाई के बाद टेरेक्सिया टोनी स्टार्क को हरा देती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है और थैनोस को अपने प्यार के तोहफे के रूप में पेश करती है। हालांकि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में टेरेक्सिया का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कॉमिक्स में ये बहुत ही ब्रूटल कैरेक्टर और इन्फिनिटी गॉन्ट्रैक्ट कॉमिक्स में जितना वायलेंस दिखाया है, अगर मूवी एग्जैक्ट सेम उसी एडेप्टेशन पे बनती तो मूवी PG-13 नहीं PG-16 होती। खैर ऐसी और भी काफी सारी डेथ है आयरन मैन की, जिनके बारे में बात करेंगे हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद सिनेमैटिक ओशियन। एंड गेम में जितनी सीरियस डेथ आयरन मैन की दिखाई है, वहीं कुछ कॉमिक्स ऐसी हैं जिनमें आयरन मैन की बहुत ही अजीबोगरीब तरह से मौत हुई है और इनमें सबसे ऊपर है आयरन मैन की कॉमिक्स इशू नंबर 242 मास्टर ब्लास्टर, जो कि 1989 में रिलीज हुई थी। तो आर्मर वॉर के खत्म होने के बाद टोनी स्टार्क कैथलीन डेयर नाम की एक लड़की से मिलता है और उसे डेट करता है। अब कहानी के हिसाब से टोनी एक प्लेबॉय है और उसकी प्रॉब्लम है कि वो किसी एक लड़की का होकर नहीं रह सकता। जहाँ कैथलीन टोनी के प्यार में पागल है, वहीं दूसरी तरफ टोनी का मानना है कि एक ही तो शौक है मेरा, लड़की। ये लड़कियां पटाना एक आर्ट है और इसमें मैं माहिर हूँ। इसी वजह से कैथलीन डेयर को टोनी पे गुस्सा आता है और वो सीधा उसकी छाती में गोली मारती है,
जिसकी वजह से टोनी की नर्व डैमेज हो जाती है और वो पैरालाइज हो जाता है और वो अपनी डेथ को फेक करके अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को कन्विंस कर देता है कि वो मर गया है। और इसी किस्से के बाद टोनी को समझ में आता है ये औरत मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी जान भी ले सकती है। अगर लड़कियां इस कॉमिक से इंस्पायर हो जाए तो दुनिया के आधे से ज्यादा मर्द अफेयर करना ही छोड़ दें। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सिनेमैटिक ओशन।